ऑलराइट, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एरिथ्रोपोइसिस. व्हाट इज एरिथ्रोपोइसिस? एरिथ्रोपोइसिस इज द प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल इन आवर बॉडी. ये प्रोसेस होती है जहाँ जिसके थ्रू हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल बनता है. और सबसे पहली चीज़ जो हमें डिस्कस करनी है इसके बारे में वो है उसकी साइट्स ऑफ एरिथ्रोपोइसिस. ऑलराइट, द साइट्स वेयर एरिथ्रोपोइसिस टेक्स प्लेस. तो सबसे पहले वो इट टेक्स प्लेस इन द मीजोडर्म. ऑलराइट, तो सबसे पहले कहाँ होता है वो? मीजोडर्म ऑफ द योक सैक. कितने टाइम के लिए होता है? तो ये अप्रोक्सीमेटली आपको ध्यान में रखना है कि ये 3 मंथ्स के लिए होता है. कितने टाइम के लिए? 3 months. Alright, so for 3 months of your intrauterine life, you have the mesoderm of yolk sac, which will act as the site for erythropoiesis. उसके बाद ये काम शिफ्ट हो जाता है आपके लीवर और स्प्लीन की तरफ. ऑल राइट, एंड धीरे धीरे इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके वो शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स द बोन मैरो. ऑल राइट, अब बोन मैरो में भी बात इंपॉर्टेंट याद रखने की, जब आप when you come out after parturition, तो बोन मैरो में भी ऐसा नहीं होता है कि सभी थ्रू आउट लाइफ होती है. बोन मैरो के केस में होता है कि इनिशियल स्टेज ऑफ योर लाइफ आपके सभी बोन्स विल डू द फंक्शन ऑफ एरिथ्रोपोइसिस. ऑलराइट, ऑल योर बोन्स, हमारी सभी बोन्स परफॉर्म करेगी फंक्शन ऑफ एरिथ्रोपोइसिस. बट slowly and gradually upon maturity, all right, after an age of 18 to 20 years, once we become mature enough, from that state we have only the long bones. long bones में भी सिर्फ shaft of long bones. all right, तो long bones में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया, फिब्यूला. इन सभी बोन्स के शाफ्ट्स काम करेंगे. शाफ्ट्स के बाद उनके अलावा हमारा जो वर्टिब्रीज होती है, स्टर्नम हो गई, रिब्स हो गई, पेल्विस हो गया, स्कल हो गया. सो बेसिकली द बोन्स ऑफ द central axis, I mean the bones of the axial skeleton and the bones of peripheral bones of axial skeleton and the bones of peripheral uh, skeleton or the appendicular skeleton. All right, so shafts of long bones, vertebrae, skull, um pelvis, sternum and ribs, all those will perform the function of bone marrow. उसमें भी initially ऐसा था कि as we grow older and older the function starts deteriorating. First your long bones, the shafts of the long bones will stop this function, and then later followed by your vertebrae and sternum and ribs and so on and so forth after a particular age. But yes, हमें सीक्वेंस याद रखनी है. जब हमारा चाइल्ड बर्थ होता है तो अप टिल 18 ईयर्स सारी बोन्स काम करेगी. उसके बाद सिर्फ शाफ्ट्स ऑफ लॉन्ग बोन्स और एक्सियल स्केलेटन के, जैसे कि स्कल, वर्टिब्री, रिब्स, स्टर्नम, पेल्विस, ये बोन्स करेगी. और आगे हम लाइफ में जाते हैं, जैसे जैसे हमारी लाइफ आगे बढ़ती है हमारी लॉन्ग बोन्स के शाफ्ट कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू येलो बोन मैरो. तो बेसिकली हमें याद रखना है रेड बोन मैरो होता है जो प्रोडक्शन करता है. हमारे शाफ्ट्स भी येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो भी अपना ये एरिथ्रोपोइसिस का फंक्शन स्टॉप कर देते हैं. सो दीज आर द साइट्स ऑफ एरिथ्रोपोइसिस विच आर टू बी रिमेंबर्ड एंड अंडरस्टूड. ऑलराइट, coming to the next process, which is towards the changes that takes place during erythropoiesis. This is one of the most important factor we need to remember. एरिथ्रोपोइसिस के दौरान जब एरिथ्रोपोइसिस होता है ऐसे क्या क्या चेंजेस आते हैं हमारे सेल में या हमारी स्टेजेस में थ्रू आउट द प्रोसेस. सबसे पहले हमारे क्या होता है, हमारे साथ क्या होता है, न्यूक्लियस डिसअपियर होना स्टार्ट होता है ना. अगर न्यूक्लियस डिसअपियर होता है उसके साथ साथ हमारा साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है. क्रोमैटिन जो होता है वो कंडेंस होना स्टार्ट होता है बिकॉज ऑफ कोर्स न्यूक्लियस हटाएंगे. ऑफ कोर्स अगर अब हम न्यूक्लियस हटाएंगे तो हमारे पास क्रोमैटिन कंडेंस होना पड़ेगा. उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में हम बात करते हैं कि जो हमारी स्टेनिंग होती है, ये स्टेनिंग चेंज होती है कहाँ से? दिस चेंजेस फ्रॉम बेसोफिलिक टू एसिडोफिलिक. बेसोफिलिक कब दिखती है हमें? बेसोफिलिक मोस्टली हमें दिखती है इन केस ऑफ RNA और एसिडोफिलिक हमें दिखती है इन केस ऑफ DNA. तो बेसिकली हम एक और ये आप चीज़ ध्यान में रख सकते हो कि हम एक और ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द चेंज दैट इज़ फ्रॉम RNA टू DNA. ऑलराइट, उसके बाद हमारे पास हम ऑब्जर्व करेंगे हीमोग्लोबिन अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा. सेल का साइज डिक्रीज होगा.
और माइटोसिस स्टॉप होगा। ये सभी की सभी प्रोसेसेस हमारे साथ होने लगती है। इंपॉर्टेंट जैसे आपको हो सकता है यहाँ पे साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस का रेशियो पूछा जाए कि न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म का रेशियो या फिर साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस का रेशियो, तो ऑफ कोर्स बहुत बेसिक सी चीज़ है। अगर हमारे पास यहाँ पर हो रहा है कि न्यूक्लियस का साइज घट रहा है और साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है, तो ऑफ कोर्स ओवरऑल ये जो रेशियो होगा ये भी घटता चला जाएगा, है ना। और साइटोप्लाज्म का बढ़ रहा है, न्यूक्लियस कम हो रहा है, तो ओवरऑल भी ये रेशियो बढ़ने लगेगा. So these are few important things that we need to remember. After that, coming to the stages of erythropoiesis, right? So the very first one that we see over here, सबसे पहले जो होता है हमारे पास होता है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल. ये सबसे पहला सेल होता है. इस सेल से आप दूसरे काफ़ी सारे सेल्स बनाते हो, लेकिन इसमें से दो टाइप के सेल्स हमें दिखते हैं, दो टाइप्स हम ऑब्जर्व करते हैं. One is the myeloid stem cell and other one is lymphoid stem cell. ऑलराइट, तो ये दो सेल होते हैं. इस माइलॉइड स्टेम सेल से हमें मिलती है एक एरिथ्रॉइड सीरीज. ऑलराइट, एरिथ्रॉइड एक्चुअली इस माइलॉइड से आप मोनोसाइट और बाकी के सब भी बना सकते हो. इससे एक स्टेम सेल मिलता है हमें, एरिथ्रॉइड स्टेम सेल. इस एरिथ्रॉइड स्टेम सेल से हम बनाते हैं प्रोजेनेटर सेल्स. प्रोजेनेटर सेल्स एक्चुअली दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है बर्स्ट फॉर्मिंग, ऑलराइट, और एक और होता है कॉलोनी फॉर्मिंग. ऑलराइट, तो कॉलोनी फॉर्मिंग हमारा नेक्स्ट टाइप होता है. तो वन इज बर्स्ट फॉर्मिंग, अदर वन इज कॉलोनी फॉर्मिंग. ऑलराइट, इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास प्रोजेनेटर सेल में फ्रॉम दिस एरिथ्रॉइड स्टेम सेल दैट वी टॉक्ड अबाउट, यहाँ से हम बेसिकली आते हैं बर्स्ट फॉर्मिंग सेल. बर्स्ट फॉर्मिंग से हम आते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग सेल से. ठीक है, सो प्लीज़ रिमेंबर दी ऑर्डर. सबसे पहले आपने प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल बनाया. उस स्टेम सेल से दो टाइप्स की सीरीज मिलती है हमें, एक मिलती है माइलॉइड, एक होती है लिम्फॉइड. माइलॉइड से एक हमें मिलता है एरिथ्रॉइड स्टेम सेल. एरिथ्रॉइड स्टेम सेल्स गिव ब्रांच टू बर्स्ट फॉर्मिंग cells, progenitor cells. Burst forming progenitor cells give rise to colony forming progenitor cells. From here हम अगले स्टेप पर मूव करेंगे, जो कि होगी कि जो हमने वहाँ पे कॉलोनी फॉर्मिंग प्रोजेनेटर सेल्स के बारे में बात करी, वहाँ से हमें मिलते हैं प्रोनॉर्मोब्लास्ट. प्रोनॉर्मोब्लास्ट को हम प्रिकर्सर मानते हैं. ठीक है, वी कंसिडर दिस एज द प्रिकर्सर ऑफ द एरिथ्रोसाइट. ऑलराइट, वहाँ से फिर प्रोनॉर्मोब्लास्ट से हम आते हैं अर्ली नॉर्मोब्लास्ट. अर्ली नॉर्मोब्लास्ट को हम बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट भी कहते हैं. वहाँ से हम आते हैं टू इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, इसे हम पॉलीक्रोमैटिक भी कहते हैं. वहाँ से हम आते हैं लेट नॉर्मोब्लास्ट पे, विच इज ऑल्सो नोन एज ऑर्थोक्रोमैटिक. एंड फ्रॉम लेट नॉर्मोब्लास्ट वी कम टू रेटिकुलोसाइट. Reticulocyte is the immediate precursor. Okay, it is the immediate precursor of a red blood cell. यानी कि रेटिकुलोसाइट से हम बनाएंगे RBC. ऑलराइट, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि यहाँ तक साइकिल होने के लिए लगते हैं 5 से 7 दिन. ठीक है, और होता क्या है, ये जो रेटिकुलोसाइट होता है, ये रेटिकुलोसाइट एक्चुअली आई मीन टू से, हम इसको थोड़ा और चेंज कर देते हैं. जस्ट अ सेकेंड. ये एक्चुअली जो लाइन है, ये हम इसे यहाँ पर भी बना सकते हैं. बेसिकली रेटिकुलोसाइट भी बन जाता है. ये सब कुछ बोन मैरो में होता है. पर रेटिकुलोसाइट हमारे बोन मैरो से बाहर आता है, इट कम्स इन टू द ब्लड स्ट्रीम, और वहाँ से रेटिकुलोसाइट से आरबीसी में आने में हमें लगते हैं 2 days. ऑलराइट, हमें लगता है 2 days to form a mature red blood cell. These are immature, basically you can call this a mature. यहाँ से यहाँ पे बेसिकली जो रेटिकुलोसाइट से आरबीसी पे आने में बस थोड़ा बहुत फ़र्क ही आता है कि उसकी जो बेसोफिलिक होती है, थोड़ी बहुत जो बची होती है, वो भी एसिडिक में कन्वर्ट हो जाती है, जो 2 दिन का टाइम लेती है. तो अगर हम पूरी एरिथ्रोपोइसिस का बात करें, तो हमें पूरी एरिथ्रोपोइसिस करने में लग जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली 7 to 9 days. कितने? 7 to 9 days हमें अप्रॉक्सीमेटली लग जाते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में. और
विद इन दिस टाइम हमारे पास हम एक pluripotent stem cell से, from a pluripotent stem cell we go to a complete mature red blood cell. Alright, अब आते हैं इम्पोर्टेंटली इसके अगले टॉपिक पे, विच इज़ अबाउट रेगुलेशन. जब हम डिस्कस करते हैं रेगुलेशन के बारे में तो फर्स्ट 3 चीज़ें पता होनी चाहिए. एक होता है हाइपोक्सिया, दूसरा होता है डाइटरी फैक्टर, और तीसरा होता है इंट्रिंसिक फैक्टर. हाइपोक्सिया करती है जब देर इज इनएडिक्वेट oxygen supply to tissue, that will create a condition called hypoxia. और हाइपोक्सिया होने पर एक बहुत इमीडिएट इफेक्ट जो होता है आपकी बॉडी में वो होता है रिलीज ऑफ एरिथ्रोपोइटिन. रिलीज ऑफ दिस एरिथ्रोपोइटिन. ये एरिथ्रोपोइटिन कहाँ से रिलीज होता है? ये रिलीज होता है किडनी से. तो जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, हमें पता है कि हमारे नेफ्रॉन के आसपास पेरिटिबुलर कैपिलरी होती है. तो उस पेरिटिबुलर कैपिलरी का जो बेड होता है, उस बेड में एक पर्टिकुलर टाइप का सेल होता है विच इज नोन एज इंटरस्टिशियल सेल. तो उस इंटरस्टिशियल सेल फ्रॉम द पेरिटिबुलर कैपिलरी बेड से इस एरिथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन होता है. और ये एरिथ्रोपोइटिन आपके बॉडी पर, आपके बोन मैरो पर जाके एक्टिवेट करता है, एंड इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ प्रोनॉर्मोब्लास्ट्स एंड अर्ली नॉर्मोब्लास्ट्स इन योर बॉडी. ऑलराइट, वो इंक्रीज करता है ताकि आप मोर नंबर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स बना पाओ. ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. फैक्टर्स विच अफेक्ट हाइपोक्सिया will definitely lead to increased production of erythropoietin and the locations where erythropoietin can act. Alright, that is also very important. Next we come to dietary factors. Dietary factors में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे? हम इंक्लूड करेंगे आयरन. ठीक है, विटामिन B12, विटामिन B9 यानी कि फोलिक एसिड, दिस इज कोबालामीन. ऑलराइट, B12 इज कोबालामीन, B9 इज फोलिक एसिड. दो और एक्स्ट्रा आपको पता होनी चाहिए. एक पता होना चाहिए आपको थियामीन, जो कि एक्चुअली हेल्प करेगा हमें फॉर्मेशन ऑफ TPP. ऑलराइट, और हमें लगता है राइबोफ्लाविन. ठीक है, तो ये बेसिकली 4 विटामिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो डाइटरी फैक्टर्स में अच्छा, अगर आपके पास डिक्रीज्ड, अगर आपके पास आयरन के इनटेक में कुछ गड़बड़ होती है, जैसे अगर आपका मान लो आपका गैस्ट्रिक म्यूकोसा डैमेज हो जाता है तो आपका आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा. तो बेसिकली आयरन का जो लेवल्स होंगे वो ऑल्टर करेंगे. B12 इंपॉर्टेंट है, B9 फोलिक एसिड. बेसिकली फोल होता क्या है, जब हम रेड ब्लड सेल बनाते हैं तो रेड ब्लड सेल में DNA होता है. DNA में हमें पता है थाइमीन होता है. थाइमीन के लिए हमें बेसिकली बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ वाइटामिन की. ठीक है, थाइमीन के जो फॉर्मेशन होता है उसमें हमें ज़रूरत पड़ जाती है B9 की. ठीक है, और B9 को एक्टिवेट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है B12 की. तो B12 विल इम्पॉर्टेंट है, B9 इम्पॉर्टेंट है, TPP थियामीन पायरोफॉस्फेट ये इंपॉर्टेंट होता है ताकि अगेन थाइमीन का प्रोडक्शन अच्छे से हो. राइबोफ्लाविन ये भी इंपॉर्टेंट होता है. तो ऑल दीज थिंग्स. और इंट्रिंसिक फैक्टर हमें पता है ये स्टमक में रिलीज होता है, जो कि B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए हमें हेल्प करता है. ठीक है, तो ये सभी रेगुलेशन हुआ एरिथ्रोपोइसिस का. with that we have covered in this the sites of erythropoiesis. We've covered changes during erythropoiesis. We've covered the stages that are a part of erythropoiesis, and we have also covered its regulation. All right, thank you.